जी बेटा, मैं सोल्यूशन बताता रहा हूँ कि मैंने सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आप ज़रा एक दफ़ा अपना सोल्यूशन और मेरा गिवन सोल्यूशन को एक दफ़ा मार्क करके देखें कि क्या आया। आपने वही काम किया हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है उसमें रिक्वायर्ड। अगर तो वो किया हुआ है तो आपको हम उसको रिविजिट कर लेते हैं आपके काम को। सर कहाँ पे अपलोडेड है? बेटा पोर्टल पे भी अपलोडेड है और टीम्स के अंदर फाइल्स के टैब के अंदर है क्लास मटेरियल, वहाँ पे भी अपलोडेड है। जल्दी से गो थ्रू कर लें उसको। सर हमने सी कब शुरू करनी है? बेटा सी तो हमने पढ़नी नहीं, हमने सी प्लस प्लस पढ़नी है। सर वही सी प्लस प्लस। आज पढ़ेंगे हम। कि जनाब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है अगेन जिसकी कोई एक्टिविटी मार्क ना हुई हो, उसने सबमिट तो करवाई हो। शोर बड़ा आ रहा है आपकी तरफ। तो किस चीज़ का शोर आ रहा है मुझे एक्चुअली आज समझ नहीं आ रही। हम तो डेली इसी तरह क्लास पढ़ते हैं। नहीं सर, आज शोर आ रहा है, काफी आ रहा है। नहीं, मैंने हेडफोन ऐड किए हैं तो अभी आप कह रहे थे शोर आ रहा है, अभी मैंने हेडफोन आप रिमूव जैसे किए जा हैं रहे तो। हैं गाड़ी में। नहीं सर, मैंने गाड़ी में क्यों चलानी है गाड़ी क्लास पढ़ाते हुए। जी अब ठीक हुआ। जी सर, हो गया ठीक। चलो गुड है जनाब, जरा अटेंडेंस कॉल कर लें। अब्दुल दाइम, मोहम्मद अफान अरशद, जुहेब जुल्फ़िकार, प्रेजेंट सर। शाहजेब नसीर, शाहदेब नसीर, हाशिर अहमद खान। प्रेजेंट सर, शाहजेब नसीर प्रेजेंट। अच्छा जी, हाशिर अहमद खान, हसन अकबर, कासिम अकबर, अली रज़ा, हाशिम जावेद, मोहम्मद मोहित, प्रेजेंट सर। निशा खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद ज़िया, मोहम्मद अहमद ज़िया, मोहम्मद कामरान हैदर, सर मोहम्मद आतिफ मंशा, मोहम्मद आतिफ मंशा, मोहम्मद अनस, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। रिफा महमूद, प्रेजेंट सर। फिरोज़ खान, फिरोज़ खान,
दाऊद विलियम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद राफी यासीन, प्रेजेंट। जवाद जवेद, प्रेजेंट सर। उमैर नदीम, महीन लतीफ़, Present, sir. मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर। जोहा इसाक, Present, sir. मोहम्मद मोहसिन, प्रेजेंट सर। आतिका सलीम, Present, sir. मोहम्मद उमैर सादिक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान, अब्दुल्ला जाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा खान, रिमशा अमजद, हाशिर अली, प्रेजेंट। वलीद अहमद वहीद, मायरा माजिद, Present. मोहम्मद अजद वलीद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद खलास रजा, जी सर प्रेजेंट। हमजा बिशारत, हिजर इकबाल, प्रेजेंट सर। हम सब शरत। हिजर इकबाल, अरकम लतीफ़, अल्ताफ सॉरी, अरकम प्रेजेंट सर। अरकम प्रेजेंट। So the absent are Abdul Dain, Mohammad Afan Arshad, Hashir Ahmad, Hassan Akbar, Qasim Akbar, Ali Raza, Hashim Javed, Ahmad Zia, Feroz Khan, Umair Nadeem, Mohammad Ahmad Mustafa Khan, Rimsha Amjad, वलीद अहमद और खिजर इकबाल। सर वलीद अहमद का मैसेज आया, वो कह रहे हैं सर को मुझे ऐड करें। मैं कैसे ऐड करूँगा, वो तो क्लास में होना चाहिए। उनको को कैलेंडर से जाके ज्वाइन करें क्लास को, क्लास ज्वाइन हो जाएगी। ओके सर, मैं बोल रहा हूँ। सर एक इधर का भी यही मैसेज आ रहा है कि सर को कहीं के ऐड करें। कि वो मैसेज इसलिए आ रहे होंगे ना कि वो अब क्लास में लेट हो गए, उनको पता है उनकी लेट मार्क हो जाएगी। बताएं आखिरी 4 नंबर रजिस्ट्रेशन के उनके। जी आखिरी 4 नंबर रजिस्ट्रेशन के उनके। सर मैं बताता हूँ। क्या नाम है, नाम बता दें। सर खिजर है। खिजर इकबाल। जी सर, मेरे ख्याल से 211 है एंड में। कर दिए कॉल उन्हें। और कोई दूसरा भी किसे, कौन कह रहा था? सर वलीद अहमद मली। जी उन्हें भी मैंने कॉल कर दिया। और जनाब हम जो है वो बेसिकली फ्लो चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे थे कि जब हमने ये कहा कि अगर हमने अपने किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी प्रोग्राम को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता था तो हम जो है ना वो फ्लो चार्ट बनाते थे। फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर हमने फ्लो चार्ट बना लिया, गुड हो गया, चीज़ें समझ आ गई कि किस तरह से जो हम कनेक्शंस हैं वो बिल्ड करते हैं, तो उसके बाद हम मूव करते हैं कि किस तरह से हम उस बनाए हुए फ्लो चार्ट को या किसी भी गिवन प्रॉब्लम को जो है ना
वो अपने कंप्यूटर के ऊपर चला के देख सकते हैं कि आया जो हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया था क्या वो एग्जैक्टली उसी तरह से काम भी करेगा या नहीं है। उस प्रोग्राम की अगर हम एग्जीक्यूशन करके देखना चाहें तो हम किस तरह से करके देख सकते हैं। तो इसमें थैंक्स टू C++ ने हमारी हेल्प की कि हम जो है C++ की मदद से जो है ना उसको चला के देख सकते हैं कि जो हमने अपना फ्लो चार्ट लिखा था अगर हम उसको प्रोग्राम करते हैं तो किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक छोटा सा शुरू पे फ्लो चार्ट बनाया था सैलरी वाला। इस पे हमने कहा था कि हम अगर सैलरी पर डे की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शुरू पे एक इनपुट लेनी पड़ेगी सैलरी पर मंथ की, देन मंथ में उसने कितने महीने काम किया उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद डिवीजन करनी पड़ेगी कि किस तरह से सैलरी जो है पर मंथ को डिवाइड करेंगे और हम देख रहे थे कि हमारे पास पर डे सैलरी आ जाएगी। फिर हमने उसको मज़ीद मॉडिफाई किया था कि अगर सैलरी यानी कि एक कंडीशन हमने अप्लाई करना शुरू कर दी कि अगर सैलरी एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा होगी तो हमने उसको कैटेगराइज कर लिया था। फिर हमने इसको मज़ीद फर्दर एक्सटेंड किया था कि ओके अगर एक बंदे के लिए काम किया तो ठीक है, अगर ऐसे 12 बंदों के लिए काम करना हो तो कैसा होगा। तो फिर हमने जो है इस फ्लो चार्ट में जो है वो काउंटर इन्वॉल्व किया था और हमने देखा था कि हमें ख़ास नंबर ऑफ सेट को जो है ना वो रिपीट करना पड़ा था। तो इसी तरह अगर हम इस फ्लो चार्ट को डेमोस्ट्रेट करके देखना चाहें C++ के कोड के ज़रिए तो आए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो है ना वो हेल्प हो जाती है। तो अगर इस फ्लो चार्ट को देखें तो शुरू पे क्या था कि आपको किसी तरह इनपुट चाहिए। एक इनपुट क्या चाहिए, इनपुट ये चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स या सैलरी जो है यूज़र की पर मंथ वो आ जाए। तो C++ में मैंने जब भी इनपुट लेनी होगी किसी भी चीज़ की तो जो कीवर्ड मैं यूज़ करूँगा डेट इज सी इन से मुराद है जी कंसोल इनपुट। तो जब भी मैंने किसी चीज़ की इनपुट लेनी है तो मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा सी इन, उसके बाद सिंबल डाल दूंगा ग्रेटर देन का। तो इस तरह से मेरा सिस्टम जो है वो किसी ख़ास इनपुट का वेट करेगा। अब जिस तरह से अगर आप ह्यूमन लाइफ को देखें तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। तो इसी तरह अगर मैंने किसी चीज़ को रिमेंबर करना है या किसी चीज़ में थोड़ी देर के लिए डाटा होल्ड करना है C++ में, तो C++ इस तरह की चीज़ को जो नाम देती है वो नाम देती है वेरिएबल्स का। लेकिन जब भी अब मैंने कोई भी चीज़ किसी भी तरह मेमोरी एड्रेस पे सेव करवानी है तो C++ में उसको होल्ड करने के लिए कोई तो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। तो वो चीज़ हमारे पास होती है वेरिएबल। वेरिएबल को बनाने के लिए जिस तरह से मैं कहता हूँ कि अगर हम अपनी क्लास की एग्जांपल सेट करें एक छोटी सी, कि लेट से मैं कहता हूँ कि हमारी ये क्लास इस टाइम चल रही है तो एक बच्चा लेक्चर एंड होने के बाद कहता है कि यार आज की क्लास पढ़ने का ना बहुत मज़ा आया, ठीक हो गया, तो उसके लिए एक अच्छी मेमोरी हो गई। एक बच्चा कहता है कि यार आज का लेक्चर तो बिल्कुल ही बेकार था, कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसके लिए शायद एक पूरी याद होगी आज का लेक्चर। और एक बच्चा कहता है यार ठीक है जैसा भी था जो समझ आ गया जो नहीं आया वो कर लेंगे, तो उसके लिए न्यूट्रल था। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एक ही याददाश्त है, याददाश्त ही नाम है ना इसका, बट उसको हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर लिया, एक अच्छी, एक बुरी और एक न्यूट्रल। जी अली आपका कोई क्वेश्चन है? जी अली, जी अली रजा आपका हैंड रेज है। सर अटेंडेंस नहीं लगी। बेटा अटेंडेंस गुजर गई है, वो आखिरी 5 मिनट में आपकी लेट लगी नहीं, अगर आपने लगवानी होगी तो आखिरी 5 मिनट में ही होगी। अटेंडेंस का सादा सा असूल मैंने बताया हुआ है, तो वो बस वही है। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, इसी तरह जिस तरह हमने लेट से कि अभी कुछ लोग जो हैं वो हमारे यहाँ इमरान खान के सपोर्टर होंगे तो वो कह रहे होंगे भाई जो भी है जैसा भी है इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ सपोर्टर्स होंगे वो नून लीग के होंगे, वो कहेंगे नहीं जी जो नवाज शरीफ कर गया या शहबाज शरीफ कर गया डेट वुड बी फाइनल। और कुछ सपोर्टर हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब के होंगे, वो कहेंगे जैसा है मौलाना साहब बस चल रहे हैं तो डेट वुड बी फाइन। तो इसी तरह C++ में भी जो वेरिएबल्स हैं ना उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई हुई हैं।
वो कैटेगरीज कैसे बना दी गई हैं? वो कैटेगरीज बना दी गई हैं कि अगर आपने किस टाइप ऑफ डाटा के ऊपर काम करना है। जो हम बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे डेट वुड बी इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप से क्या मुराद है कि हम जो है वो होल नंबर्स के ऊपर काम करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा बैकवर्ड याद हो तो होल नंबर की डेफिनेशन होती थी कोई भी नंबर जो कंप्लीट हो, लाइक 0 1 2 3 4, इसी तरह नेगेटिव में -1 -2 -3। तो जो मैथमेटिशियंस हैं वो इसकी रेंज डिफाइन करते हैं -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होल नंबर की। लेकिन हमारे पास जो C++ में इंटीजर डाटा टाइप है, हम उसको यूज़ करते हुए ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं इंटीजर नंबर्स के साथ हमने जब भी प्ले करना हो। फॉर एग्जांपल उसको लिखते कैसे हैं? इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल को लिखने के लिए आप हमेशा यूज़ करते हैं इंट का कीवर्ड। आप जब भी इंट लिखेंगे INT, इससे मुराद ये होगा कि अब आप एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो इंटीजर डाटा टाइप के साथ होगा। इंटीजर डाटा टाइप हमेशा होल नंबर्स के ऊपर काम करती है। तो लेट्स से हम अपने वेरिएबल का नाम वही रखेंगे जो हमने वहाँ पे रखा हुआ था, तो हम कहते हैं जी सैलरी पर मंथ हो गया। तो इससे ये मुराद है कि मैंने अब एक ऐसा वेरिएबल बना लिया है जो मुझे मेमोरी में इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करेगा, और इसमें मैं सैलरी पर मंथ जो है वेरिएबल का नाम मुझे ये बता रहा है कि मैं इसमें जो इनपुट लेना चाहूँगा या जो इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहूँगा वो कोई सैलरी पर मंथ होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं स्पेसिस नहीं था दे सकता वेरिएबल के नाम में? लेट से कि मैं रीडेबिलिटी आसान करने के लिए कुछ ऐसा लिख लूँ। तो नहीं, आप वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसिस कभी नहीं ऐड कर सकते। यस, आप अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से स्पेसिस अगर आप दें तो लाइक कनेक्टिविटी आप किसी भी तरह से वेरिएबल की अगर शो कर दें कि लाइक स्पेसिस वगैरह ना आए, स्पेशल कैरेक्टर्स ना कर रहे हों, या आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं कि आप कहें कि जी मेरा कुछ इस तरह का वेरिएबल है, तो आप देखें इस पे जो है वो हमारे पास एरर आ जाता है। तो दे आर सर्टेन रूल्स। सारे रूल्स हम इंशाल्लाह ताला एक क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते जाएंगे। इस तरह के हम जो है वो अगेन डैशेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरह से लिखना चाहें तो आप देखें शुरू पे एरर है, तो व्हाट यू कैन डू, आप अंडरस्कोर्स के ज़रिए अपना जो वेरिएबल लिख सकते हैं। देन वेरिएबल का नाम अगर आप लेट से रखते हैं 1% सैलरी, तब भी आपके पास गलत है। तो थोड़े से रूल जो इस क्लास में आपको याद करने के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1, आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी डाटा टाइप आपने मस्ट बतानी है। ठीक हो गया। नंबर 1 अगर मैं इसको कमेंट में लिखना चाहूँ तो मैं कहता हूँ whenever we declare a variable सेकेंडली वेरिएबल का जब भी आप नाम रखेंगे मीनिंगफुल रखिएगा। XYZ कोई वेरिएबल्स नहीं होते। आप देखेंगे कि आप चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होंगे तो मीनिंगफुल नेम ना देने की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं बाजू का। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपके वेरिएबल नेम क्या हो, मीनिंगफुल हो। जैसे मैंने रखा सैलरी पर मंथ, अभी हम बनाएंगे तो नंबर ऑफ डेज वर्क इन अ वीक, हम पूरे पूरे वेरिएबल के नाम जो है वो रख सकते हैं। तो ऑप्शन के आगे वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। एडिशन करना चाह रहे हैं तो एडिशन रख सकते हैं वेरिएबल का नाम, और 2 नंबर्स की करना चाह रहे हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 रख सकते हैं। लेकिन a इज इक्वल्स टू x+y, तो ऐसा कोई भी मीनिंगफुल नेम हमेशा C++ में देखने को नहीं मिलेगा। ये अब आपके ऊपर है, जैसे मैं अक्सर कोड किया करूंगा। सर ये डबल स्लैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसलिए मैं कमेंट्स लिखना चाह रहा हूँ। डबल स्लैश जो है ना वो कमेंट्स को रिप्रेजेंट। अच्छा, मैं जो इसका नोटेशन कोड पे इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, इसका कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके ऊपर भी हम डिटेल से कमेंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं मोस्टली जब कोड करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अंडरस्कोर ना यूज़ करूँ, ठीक है।
but yes, you can use underscore as well. सेकेंडली, जब भी आपने वेरिएबल नेम बनाना है, अगेन आपने वेरिएबल मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है। बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे अभी हमने देखा अंडरस्कोर से लिखा जा सकता है। वेरिएबल का स्टार्ट नंबर से तो नहीं हो सकता, बट यस उसके बाद कहीं बीच में आप नंबर लिखना चाहिए, पर मंथ 1, तो आप ये काम कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग नेवर विद द इंटीजर वेरिएबल। अब इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो हम साथ साथ करेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने जब भी कोई वेरिएबल बनाना है तो उससे पहले उसकी टाइप बतानी है, डाटा टाइप बतानी है। हम अभी जिस पे काम करें डेट इज इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप किस पे काम करती है? वो होल नंबर्स के ऊपर काम करती है। सेकेंडली, वेरिएबल का नाम जो है वो आपने मीनिंगफुल रखना है, जिससे पता चल सके कि आप जो ये वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं ये एक्चुअली किस मकसद के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं। थर्ड, वेरिएबल का नाम कभी भी इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा, तो योर नेम शुड बी स्टार्ट विद सम अल्फ़ाबेटिक्स। यस, अगर आप इसको भी कैपिटल करना चाहें, स्मॉल रखना चाहें, कोई इशू नहीं है। अंडरस्कोर्स ऐड करना चाहें, वो भी नहीं इशू, बस आपका नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। लेट से जो दूसरा हमने वैल्यू स्टोर करनी थी, वो हमने वैल्यू स्टोर करनी थी बेसिकली नंबर ऑफ डेज वर्क मंथ की करनी थी। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो इजीली रीडेबल नहीं है, मैं अंडरस्कोर यूज कर लूंगा। आप इस तरह भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो अगेन आपके ऊपर है, आप चाहे ऊपर वाली नोटेशन यूज कर लें चाहे नीचे वाली। सारे कैप्स ना यूज कीजिएगा, उसकी भी एक खास रीजन है, वो हम इंशाल्लाह ताला जब हम मिड के करीब होंगे तब डिस्कस करेंगे। आप सारे कैप्स लिखेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेट से मैं कहता हूँ इंटीजर, उसको ना फर्क कोई नहीं पड़ा, बट कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आप वेरिएबल का सारा नाम कैप्स पे ना लिखें। तो आप क्या करें, आप कैमल केस नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, आप सारे स्मॉल भी लिख सकते हैं। लेट से हम क्या करते हैं, हम एक अगला वेरिएबल लेंगे इंटीजर, हमने सैलरी पर डे कैलकुलेट करनी थी, तो आप सारे स्मॉल में भी लिख लेंगे तो कोई एज इट इज फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अपनी बुक पढ़ें जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें वो सारे स्मॉल के साथ जो है वो डिफरेंट नोटेशंस को लेकर चल रहा होगा। तो इसलिए मैंने आपको तीनों वेरिएशन एक ही प्रोग्राम में दिखा दिए कि आप तीनों तरह से वेरिएबल्स का जो नाम है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये चीज़ थी कि किस तरह से यूज़र को बताया जाए कि जनाब हमने जो आपसे इनपुट मांगनी है ना वो सैलरी पर मंथ मांगी हुई है, तो कोई ना कोई मैसेज उसे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो जब जब आपको C++ में कंसोल के ऊपर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है, किसी भी किस्म का मैसेज, वो स्ट्रिंग हो, लेट से वो कोई वैल्यूज़ आपने डिस्प्ले करवानी हो आपने नेम अपना डिस्प्ले करवाना हो, कुछ भी अगर आपने कंसोल के ऊपर आउटपुट करवानी है, तो जो वर्ड आप यूज़ करेंगे डेट इज सी आउट। सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। आप 2 लेस देन के साइन ऐड करेंगे और डबल कोट्स लगाने के बाद आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर हमारी आउटपुट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे योर एंड अगेन मैंने न्यू लाइन में जाना था तो मैंने एंडल का जो वर्ड है वो यूज़ किया। अब ये प्रोग्राम जो है वो कंसोल के ऊपर या मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज लिख देगा, द मैसेज इज एंटर योर पर मंथ सैलरी। इससे यूज़र को ये पता चल जाएगा कि अब प्रोग्राम जिस चीज़ के लिए वेट कर रहा है वो चीज़ क्या एंटर करनी है मैंने। तो लेट से अगेन इनपुट के लिए हम सीन और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। तो लेट से मैंने लिखा सी
सैलरी पर मंथ। तो अब एक्चुअल में जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम जो है वो सैलरी पर मंथ उसने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया यूजर को, और अब वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि किसी तरह यूजर कीबोर्ड से इनपुट दे, एंटर प्रेस करे और मैं खत्म हो जाऊँ। लेट से मैंने कहा जी मेरी सैलरी है 5 लाख, ठीक हो गया पर मंथ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम जो है वो चलकर खत्म हो गया हुआ है। अब जब मैंने नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ और लेनी होगी इनपुट, तो मैं क्या मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा जी, क्या मैसेज आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर? See out Enter enter number your of days in a month. वर्क इन इन सी इन करके मैं किस में इनपुट ले लूंगा, जो हमने वेरिएबल बनाया था नंबर। जनाब मेरे पास नंबर ऑफ डेज भी आ गई। अब याद होगा आपने, हमने कहा था कि जब आपके पास ये दो चीज़ें इनपुट आ जाएं तो हमने डिवीजन करनी है। डिवीजन किसकी करनी थी हमने, अगर आपको याद हो, हमने कहा था इसके साथ कुछ इस तरह से हमने, और हमने कहा था कि इस आंसर को कहीं स्टोर कर लें ताकि आप उसको डिस्प्ले करवा सकें। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये स्पेसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने स्पेसिस इसलिए ऐड किया है कि मैं आपको समझा सकूं कि ये ब्लॉक्स जो हैं ये हमारे वेरिएबल बना रहे थे। यहाँ पे हमने उनकी इनपुट्स ले ली, यहाँ पे हमने जो है ना वो कैलकुलेशन कर ली। अब जनाब मैं स्क्रीन पे आउटपुट करवाना चाहता हूँ सैलरी पर डे, क्या करना पड़ेगा? सर कंसोल आउटपुट लिख के वही उसी तरह सैलरी पर डे लिख ना सर, इसको नहीं इस तरह कर सकते हैं। सही है वेरिएबल का नाम, उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिला है कि कंसोल पे एग्जैक्टली यूजर को जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी कि जनाब आपकी सैलरी पर डे कितनी है। इससे क्या होगा, इससे ज़रा मैसेज रीडेबिलिटी आसान है, प्रोग्राम पढ़ना आसान है। तो लेट से कि मैं कहता हूँ जी मेरी 5,000 सैलरी है और मैंने सिर्फ 10 दिन काम किया, तो आप देखें आउटपुट क्या आ गई है, 500 पर डे जो मेरी सैलरी है वो कैलकुलेट हो गई है। रीडेबल है। हाँ, इससे क्या हुआ, इससे अच्छा मैसेज यूजर को पढ़ने वाले थे, यूजर को पता लग रहा था मैंने क्या क्या इनपुट करनी है। अब लेट से कि हम एक काम करते हैं कि मैसेजिंग प्रिंटिंग रोक देते हैं, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि मैं क्या इनपुट करूं, मेरे पास तो सिर्फ ये एक्जी फाइल है, ऐसी है ना। तो इससे ये मुराद है कि जब भी आपने कंसोल पे कुछ इनपुट आउटपुट करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेजेस डिस्प्ले करवाने पड़ेंगे ताकि पता लग सके कि हम किस चीज़ पे क्या काम कर रहे हैं। सर ये जो अब आपने बैक स्पेस लगाई है ये कमेंटिंग कहलाएगी? जी जी, ये डबल स्लैश जो है ये कमेंटिंग के लिए है। तो सर इसको ये जो सर आपने नाम जैसे सैलरी पर मंथ, अगर हम इसकी जगह कोई वेरिएबल फर्ज करें ए डिक्लेयर कर देते हैं और कमेंट में आगे लिख देते हैं कि ए इज इक्वल टू सैलरी पर मंथ, सर इस तरह भी हो नहीं सकती? अच्छा, इस तरह काम हो तो सकता है। अब मुझे आप बताएं, आप डबल काम करना चाह रहे हैं, पहले आप वेरिएबल भी बनाएंगे फिर कमेंट भी लिखेंगे, इतना टाइम नो होता है सर, हमारे पास? आपके पास सर इस तरह ज़रा लेंथी नहीं हो जाता सर? ये जो आपने सैलरी पर मंथ एक बहुत बड़ा वर्ड है, आप उसको बार बार नीचे भी यूज़ कर रहे हैं। हम एक बार ऊपर ही उसको बता देते हैं कि इसका इससे मुराद ये है और बाद में नीचे वही वेरिएबल लगाते जाते हैं। ठीक है, अच्छा लेट से कि ये प्रोग्राम हो गया 100-200 लाइनों का और फिर से नीचे ए में कोई इशू आया, तो मैं बार बार ऊपर जाके देखूंगा कि ए स्टैंड्स फॉर, क्योंकि कितने वेरिएबल्स होंगे, ए बी सी डी, A1 B1 C1। तो आप एक दफ़ा नाम लिखते हो, उसके बाद आप देखो मैंने कभी पूरा नाम नहीं लिखा। लेट से ये देखो, जैसे मैंने कहा सैलरी, तो जैसे ही मैं 2 वर्ड टाइप करता हूँ मेरे सामने वो खुल जाता है कि मैंने कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आईडी यूज़ करने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना हमें,
कि ये ना हो कि हमें पूरे पूरे नाम बार बार लिखने पड़ रहे हों। तो आईडीई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि हम एक दो वर्ड लिखने के बाद वो ऑटोमेटिक हमें सुजेशन जो है वो दे देता है। ना दे रहा हो ऑटोमेटिक सुजेशन तो कंट्रोल स्पेस दबाते हैं हम, तो हमारे आगे सुजेशन आ जाती हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने SAL लिखा, कोई सुजेशन नहीं आई। मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो मेरे पास सुजेशंस आ गई कि मैं कौन सा वेरिएबल क्या चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने सैलरी पर मंथ यूज़ कर लिया यहाँ पे। आप कोई मुझे बता सकते हैं इस प्रोग्राम में क्या इशू आ सकता है, या ये बिल्कुल ठीक है? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है सर। चलें एक सिस्टम पॉज। चलें सिस्टम पॉज की कॉल भी ऐड कर लेते हैं। वो सर मैंने चलाया है लेकिन वो एरर आ रहा है। चलाए नहीं अभी, आप ना सिर्फ समझ लें। ये मैं कोड आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगा। ये फाइल मैं अभी कोर्स मटेरियल में डाल के लेक्चर एंड करूंगा। पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, उसके बाद चला। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में कोई गलती है या ये प्रोग्राम ठीक है? सर आपने जो सैलरी पर डे है जी सर, अगर आप चूंकि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आई थिंक उसमें कोई सिस्टम अपने से कोई रैंडम वैल्यू स्टोर कर देता है। तो आपको अच्छा, पहले उसको पहले असाइन करना चाहिए था 0, फिर नहीं उसके ज़रूरी नहीं है। ये देखें, ये मैंने कोड चलाया, कोड तो मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं वो हमने एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। ओके। जी, अभी इस कोड में एक इशू है, लॉजिकल इशू है। लॉजिकल इशू सोचें, ये आपने बताया हुआ है जब आपने फ्लो चार्ट बनाया। सर ये अगर जो उसकी सैलरी पॉइंट में चली जाए तो वो तो आप इंटीजर ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम सैलरी पॉइंट्स में देंगे तो क्या होता है? लेट्स से 500.52, तो आप देखें आपका कोड ही काम नहीं करता। ये है। ठीक हो गया? तो सर इससे ये यहाँ पे फिर मुराद है, फ्लोट यूज क्योंकि करेंगे हमने अगर अपनी। इंटीजर में लिया है। इससे ये मुराद है कि हमने सिर्फ इंटीजर डाटा पे ही काम करना है। एक इशू हमारा रेज होता है, एक इशू नंबर 1 लिख लेते हैं हम। सॉरी, कमेंट करें। इशू 1 है जी, व्हाट इफ सैलरी पर डे इज इन पॉइंट्स। चलें जी, एक इशू रेज किए इन्होंने। इशू नंबर 1 ये था कि सर व्हाट इफ सैलरी पर डे जो है वो पॉइंट्स में आ जाए। तो अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि अभी हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जो कि हमें पॉइंट्स को फैसिलिटेट करे। तो इसीलिए हमने कहा था कि हम होल नंबर्स के ऊपर जब भी काम करेंगे हम इंटीजर्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट इशू क्या है? नेक्स्ट इशू, चले मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। लाइन नंबर 20 पे फोकस करें, क्या इशू आ सकता है? सर बाकी सर हमने कोई डिसाइड नहीं किया। बारी 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 जी। हाँ, हैंड रेस कर ले, मैं पूछ लेता हूँ, सबके आंसर ले लेता हूँ, आपको पता है। आप हैंड रेस करें जी। अरकम, सर वर्क डेज जो है वो 0 हो सकते हैं किसी तरीके से। अगर नंबर ऑफ वर्क डेज वो 0 एंटर कर दे क्या होगा? सर वो एरर है ना, वो तो मैथ एरर है। हाँ, अरकम ने एक इशू मेंशन कर दिया जी, व्हाट इफ यूजर एंटर नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 0। लेट से हम ना ये गलती करके देखते हैं। आए हम इस कोड को चलाते हैं, हम कहते हैं जनाब मेरी सैलरी तो कोई इतना बड़ा फिगर है, बट मैंने ना कोई दिन काम नहीं किया हुआ, 0 एंटर कर दिया जान के मैंने। आप देखें मैथ एरर की वजह से कोड जो है ना क्रैश हो गया। अरकम ने ना एक इशू बताया नंबर ऑफ डेज में, अगला इशू नंबर ऑफ डेज में क्या होगा? सर मुझे जी याद आ रहा, क्लास में बताया था।
जी जी बताया हुआ है फ्लो चार्ट, अगर आपके पास पड़ा हुआ है आप उसको खोल के भी आंसर कर दे तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगला इशू बताएं। सर अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। वो तो कोई मसला नहीं, वो तो हम कह रहे हैं ना पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो अभी हम पॉइंट्स में नहीं लेते, कोई मसला नहीं। ये देखें अगर आप पॉइंट्स की बात करते हैं ना तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ 5 मेरी सैलरी है और मैंने 25 दिन काम किया तो सैलरी 0 कर देगा क्योंकि वो पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं स्टोर कर रहा ना। तो वो इशू हमने ऊपर रेज कर लिया कि व्हाट इफ किसी भी तरह जो चीजें हैं वो पॉइंट्स में आ जाए तो क्या होगा। इशू नंबर 3 बताएं, डेज के साथ इशू क्या हो सकता है। यूजर 30 से ऊपर कर दे वैल्यू नंबर ऑफ डेज पर मंथ। व्हाट इफ 30 या 31 यूजर से एंटर ग्रेटर वैल्यू देन अ मंथ। जैसे वो फरवरी में 30 कर दे, ठीक है, जनवरी में 32 कर दे तो तब भी तो गलती है। लेट से हम चला के सर देखते हैं जी। सर जी, लेकिन ये गलती हम किस तरह का चीज़ कर रहे हैं? हम लोगों ने कहीं डिक्लेयर तो किया नहीं कि वो नंबर ऑफ डेज जो है हम लोग 30 रखे हैं, 28 रखे हैं मंथ के लिहाज से। हाँ यही हमने तो वो उसको मसला। खाली हाथ बिल्कुल दिया हुआ है कि उसको मर्जी एंटर करो। बिल्कुल, हम किसी तरह यूजर को ये अभी नहीं प्रॉम्प्ट कर पा रहे कि जनाब इसकी जो रेंज जिसे हम कह रहे हैं वो इतनी होनी चाहिए। लेट से यूजर कहता है मैंने 500 दिन महीने में काम कर लिया, जबकि ये गलत है। हमारे प्रोग्राम ने उसको सोल्यूशन निकाल दिया उसकी प्रॉब्लम का, ऐसे ही है। जी इसका सर। मतलब है कि अब अच्छा एक इशू तो ये रेज हो गया इस प्रोग्राम के अंदर। अगला इशू बताएं जनाब। अभी हमने ना सारे इशू लिखने हैं ताकि हम बारी बारी उनके सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें जो कि इस प्रोग्राम में हमें नजर आ रहे हैं। अभी हमने यूजर को किसी तरह नहीं रोका कि यूजर 0 ना दे सके। हमने यूजर को किसी तरह नहीं रोका हुआ कि वो, लेट से हम जनवरी की बात करते हैं, कि वो 31 से बड़ी वैल्यू ना दे सके। तो कोई मुझे बंदा बता सकता है कि क्या रेंज यूजर को हम बताएं। अगर आप इशू 2 और 3 को देखो तो व्हाट शुड बी द रेंज। 0 से 31 सर। 1 से 31 नहीं होनी चाहिए। सर ओह हाँ जी, सॉरी वो एरर है, सॉरी। सही बात हाँ है, 1 से अगर आप 31। हाँ तो इससे ये मुराद है, लेट अस अज्यूम कि हम ये प्रोग्राम ना सिर्फ जनवरी के लिए कर रहे हैं अभी के लिए। कंसीडर दिस फॉर जनवरी, ठीक हो गया। अब इससे ये मुराद है कि यहाँ पे मुझे कोई ना कोई कंडीशन ऐसी इम्पोज करनी है कि यूजर हमेशा वैल्यू 1 से लेकर 31 तक ही कोई वैल्यू दे, ठीक हो गया। तो इससे मुराद है कि जब भी मैंने कोई कंडीशन इम्पोज करनी है, कंडीशन की बात आ गई ना यहाँ पे, तो हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म सोचना है C++ का जो हमें कंडीशंस भी लगाने दे। चलें गुड हो गया। अच्छा ये हमारे पास टोटल 3 इशू रेज किए। सबसे पहले कि व्हाट इफ अगर पॉइंट्स में या तो आंसर आ जाए या पॉइंट्स में कोई हम इनपुट देना चाहें। तो जब मैंने पॉइंट्स में इनपुट देनी चाहिए थी, ठीक हो गया, लेट्स से 25.36, तो मेरे प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था, खत्म हो गया था, उसने ये इनपुट कबूल नहीं थी की, ठीक हो गया। तो बट जब मैंने कहा कि मेरी वैल्यूज तो ठीक थी, ठीक है, बट हमारा जो न्यूमिनेटर था वो छोटा था हमारे डिनोमिनेटर से, तो उसने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्टोर नहीं की। सिर्फ उसने क्या किया, पॉइंट से पहले वाला जो सेक्शन है वो स्टोर कर लिया। लेट से 2 डिवाइडेड बाय 25, तो 0.08 आना चाहिए था, बट उसने सिर्फ क्या स्टोर किया हुआ है, 0 स्टोर किया हुआ है। लेट से कि मैं कहता कि इसी तरह हमारे, मैं कहता कि मेरी 4500 सैलरी है, लेट अस अज्यूम, या मेरी 4 लाख सैलरी है और मैंने सिर्फ 25 दिन काम किया है, तो ये 24 कर लेते हैं ताकि कोई वैल्यू जो है ना वो आपको पॉइंट के बाद भी नजर आए। तो आप देखें कि मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1666.6667। तो मैं इसी तरह अपने प्रोग्राम को इनपुट दे के देखता हूँ कि मेरा प्रोग्राम का बिहेवियर क्या हो जाता है। लेट से मैंने कहा कि मेरी 40,000 सैलरी है और मैं महीने में 23 या 24 दिन काम करता हूँ, तो
आप देखें कि उसने सिर्फ पॉइंट से पहली वाली वैल्यू जो है वो स्टोर कर ली है। तो इससे ये मुराद है कि जब भी दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। ठीक हो गया। वेन एवर यू डिवाइड एन इंटीजर वैल्यू बाय एन इंटीजर वैल्यू यू ऑलवेज गेट एन इंटीजर वैल्यू। अब दूसरे इशू के ऊपर आते हैं कि अगर यूजर जो है ना नंबर ऑफ डेज 0 दे दे तो कैसे रोका जाए यूजर को कि नंबर ऑफ डेज 0 नहीं आने चाहिए। हैंड रेस करके बताएंगे, सब नहीं, एकदम नहीं। किस तरह मैं अपने यूजर को रोकूं कि जनाब आपने 0 नहीं एंटर करना। सर एक तो ये तरीका हैंड है, रेस, हिजर हैंड रेस किया करें, वो फिर पता लग जाता है कि कौन बात करना चाह रहा है। जी हिजर। सर एक तो ये है कि हम कंसोल आउटपुट दे दें कि रेंज जो है वो 1 से 31 है, तो काइंडली इसी के अंदर आप एंटर करें। चले एक सेकंड, रेंज इज फ्रॉम 1 to 31। ठीक हो गया जनाब। जी आइए सर। जनाब हम चलाते हैं। अब ना यूजर ने सैलरी दी, लेट से ये सैलरी दे दी 25,012 रुपये। हमने उसे कहा था रेंज 1 से 31 है, लेकिन यूजर ना बड़ा चालाक था मेरी तरह का, उसने क्या किया 35 एंटर कर दिया। ओए रोक तो उसे सके ही नहीं हम। ठीक है, ये था अपर केस। अब टेस्ट करते हैं लोअर केस को। यूजर ने ना -99 एंटर कर दिया। वो देखिए मैंने उसकी सैलरी फिर कैलकुलेट कर ली। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी सूरत यूज़र को मैसेज देने के बाद यकीन नहीं कर लेना कि यूज़र वही काम करेगा, खुद यूज़र से शरारत करने भी करेगा। तो किस तरह यूज़र को ये शरारत करने से रोका जाए। सर यहाँ पर एक चेक लगा दें साथ। हाँ इसका मतलब है। जी अली, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अली ने हैंड डाउन कर लिया। सर मैं कंडीशन की बात करनी थी। हाँ इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो आए अब हम कंडीशन देखते हैं कि किस तरह हम कंडीशन जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। तो लेट्स से कि जब भी आपने C++ में कोई भी कंडीशन इम्पोज करनी होती है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इफ कंडीशन। अगर ऐसा हो जाए तो हमने क्या कंडीशन इम्पोज करनी है कि नंबर ऑफ डेज जो है क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे नंबर ऑफ डेज लेस देन 0 हो ना, तो आप सिर्फ यूजर को प्रिंट करा दें नोट अ वैलिड रेंज, एल्स आप ये वाला काम कर दें। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है ना जनाब वो हेल्प लेते हैं अपने टूल की। सर अभी भी एरर नहीं आएगा। अभी देखते हैं ना, अभी हमने ना एक एरर रिजॉल्व की है सिर्फ, विच इज इशू नंबर 2 रिजॉल्व किया हमने। हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं और अपने जो हमारी नोटबुक है उसमें जाके पेस्ट करते हैं। अब ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि होगा क्या। कुछ इस तरह से होगा कि जिस तरह वो डायमंड शेप लगाते थे और उसके बाद डायमंड शेप लगाने के बाद आपने रास्ता डिफाइन करना होता था। लेट्स से कि ये मैंने डायमंड शेप बनाई, तो एक रास्ता मैं डिफाइन करता था यस के लिए और एक रास्ता मुझे डिफाइन करना पड़ता था नो के लिए। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने ये काम किया कि मैंने ये लिखा है कि चेक करो, कंडीशन लगाओ कि अगर नंबर ऑफ डेज तुम्हारे 0 से छोटे हैं, लेट्स से 0 इज और इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक्चुअली 0 हमने इंक्लूड नहीं करना, तो लेस देन 1 कर लेते हैं हम। ठीक है जी, लेट्स एडिट अ स्मॉल चेंज हियर, लेस देन 1 है। ठीक हो गया। तो आप यूज़र को बता दो कि जनाब आपने कोई वैलिड रेंज नहीं एंटर की। जैसे कि लेट्स से मैंने एंटर किया -5,
-5 इज लेस देन 1। यस, बिल्कुल छोटा होता है। कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। कंडीशन ने क्या आउटपुट करवा दी हमारे पास कि जनाब आपने कोई वैलिड रेंज इम्पोज नहीं की। ठीक है, लेट्स से मैंने एंटर किया 12। क्या 12 1 से छोटा है? नहीं, 12 1 से छोटा तो नहीं है। कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आप कौन से ब्लॉक में चले गए? एल्स ब्लॉक में चले गए। वहां जाके आपने क्या काम किया? आपने यूजर की सैलरी कैलकुलेट की और सैलरी पर डे जो है ना वो यूजर को प्रिंट करवा दी है। तो आए इसको चला कर देखते हैं कि क्या ये बात सच भी है या नहीं। तो लेट्स से कंट्रोल F5, मैंने जो भी सैलरी मैं देना चाहता था मैंने एंटर किया 0। तो आप देखिए उसने यूजर को कह दिया कि आपने वैलिड रेंज एंटर नहीं की। अब दूसरा टेस्ट केस रन करते हैं। मैंने 12 एंटर किया, बिल्कुल ठीक चला। अब अगला टेस्ट केस रन करते हैं कि मैंने 32 ऐड कर 35 ऐड कर दिया। तो ये टेस्ट केस हमारा क्या हो गया? अभी फेल हो गया। तो इससे मुराद है कि मैंने लोअर बाउंड जिसे हम कहते हैं कि नीचे की तरफ जो रेंज थी वो तो ठीक कर ली। अब इसके बाद क्या करें? ऊपर वाली रेंज भी तो चेक करनी है। तो वो कैसे चेक करें? सर उसी चेक के साथ एक और लगा दें, मतलब कि लेस देन क्या कहते हैं 31 से क्या कहते अच्छा, हैं यानी कि मैं 31 एक चेक 31 और का साथ ही लगा दें आप चेक। एक और चेक ऐड कर सकता हूँ कि इफ नंबर ऑफ डेज इज ग्रेटर देन 31 हो। ऐसे ही है तो आउट कर दो नॉट अ वैलिड रेंज। ऐसे ही है। ऐसे ही सर। अब मैं कहता हूँ नॉट अ वैलिड रेंज फ्रॉम लोअर बाउंड, ताकि पता चल जाए ना किसकी वजह से एरर आया। फ्रॉम अपर बाउंड। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। लेट्स से कि चूंकि C++ का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो लेट्स से कि आपके पास जब वो इस लाइन पे पहुंचा और मैंने एंटर किया हुआ 35, क्या 35 1 से छोटा है? नहीं, 1 से छोटा तो नहीं है। तो आप मूव कर देंगे यहाँ पे। क्या 35 बड़ा है 31 से? जी 35 बड़ा है। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी हमारे पास, और हम क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रुक जाएंगे। अदरवाइज हम क्या कर देंगे? ये चीज़ चला देंगे। आइए एक दफ़ा इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये मेरी सैलरी है और मैंने 35 एंटर किया, तो उसने कह दिया जनाब आपने नंबर ऑफ डेज जो है ना वो गलत बता दिए। दूसरा मैंने क्या किया? मैंने सैलरी एंटर की, 0 बताया, तो उसने कहा कि जनाब नॉट अ वैलिड रेंज, लेकिन कोड हमारा क्रैश कर गया। जी, कोड हमारा क्रैश कर गया। क्यों? सर 2 इफ हमने लगा दी हैं शायद। दो कंडीशनें चेक करनी है ना। तो जब हम फ्लो चार्ट में 2 कंडीशंस लगाना चाहते थे तो हम 2 डायमंड शेप्स बनाते थे। यहाँ पे भी हमने वही काम किया कि 2 डायमंड शेप्स को 2 इफ के जरिए रिप्लेस कर दिया। सर एक में काम नहीं हो सकता, मतलब कि लेस देन 1 और ग्रेटर देन 31 हो, एक ही कंडीशन में। जी जी, वो एक कंडीशन में हमारा काम सर होता है। अगर हम एंड यूज करते हैं हाँ, उसके लिए ना हम ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ऑपरेटर तो आज की क्लास में हमने डिस्कस अभी नहीं करनी, उसके बगैर सोल्यूशन बताएं। सर इफ एल्स को भी तो यूज कर सकते हैं। इफ एल्स ही यूज की हुई है। इफ एल्स सर एक वो इफ जो, है उसके बाद एल्स इफ, वो जो हाँ हम जो आप बात कर रहे हैं ना वो ये एल्स इफ, इसकी भी अभी हमने डिस्कशन नहीं की। सर। अभी तो जो हमने फ्लो चार्ट बनाए थे, एक सेकंड बेटा मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अभी जो हमने फ्लो चार्ट बनाए थे उसमें तो हमने इफ ही पढ़ा ना कि कंडीशन लगा दी और उसका यस होने पे कुछ कर दिया, उसके नो होने पे कुछ कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ उतने फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना है, तब इसका सोल्यूशन क्या होगा। जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था? जी
आई थिंक जुहेब। सर आपने इफ के बाद इफ लगा दिया तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने एल्स पे भी आना है? देखिए उसको ऐसे पता चलेगा जब ये इफ फॉल्स हो जाएगी वो इसे चेक करने आएगा, जब ये इफ फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स पे चला जाएगा। ओके देखिए सर। ना, अगर आप इसको लेट से हम फ्लो चार्ट में जाते हैं। जी जुहेब आपका क्वेश्चन है कोई? सर यही था जो भी पूछा। अच्छा चले मैं ना आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट बना के भी हम देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम एक्चुअली किस प्रॉब्लम में फंस गए। फ्लो चार्ट ब्लैंक। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास जो है ना वो इनपुट आ गई हुई है, तो हम डायरेक्ट कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, हम कंडीशन क्या लिखते हैं? लेट से डेज इज लेस देन 1। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर तो दिन 1 से छोटे हैं तो यस, या दिन 1 से कम है तो नो। अच्छा, अगर तो दिन हम कहते हैं कि 1 से छोटे हैं, ठीक है, 0 इज लेट, कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहते हैं कि जी एक आउटपुट कर दो, लेट से इनवैलिड। ठीक हो गया। अब आप देखें कि जो हमने कोड लिखा है वो क्या कहता है कि अगर तो लेस देन 0 है तो इफ चला दो ये वाली। मुझे ये बताएं कि जब ये वाली इफ चल गई, क्या ये वाली चेक होनी चाहिए इफ? नो सर। नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे केस में फंस गए हैं जहां पे अगर तो हम एक इफ चला दें तो दूसरी चेक करने की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, असूलन है। अब आगे देखते हैं। लेट से कि डेज जो थे ना वो 1 से छोटे नहीं थे, यूजर ने कोई 21-22 एंटर कर दिया, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक नई कंडीशन इंपोज कर दी है। और वो कंडीशन क्या है? डेज ग्रेटर देन तो नहीं है 31 से। ठीक है, तो अब अगेन दो कंडीशंस आ जाएंगी, एक आ जाएगी यस और एक आ जाएगी नो। अगर तो डेज 31 लाइक नहीं है तो हमने बेसिकली प्रोसेसिंग कर देनी है यूज़र को कि जनाब आपका जो काम है ना वो हो गया। और अगर हमारा डे जो है वो बड़ा आ गया है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपली यूज़र को इनवैलिड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे इस फ्लो चार्ट को देखते हुए बताएं कि मुझे किस सूरत में कंडीशन को चेक करने आना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है वो मुझे कब चेक करनी आनी चाहिए? सर जब फर्स्ट वाली फॉल्स हो। अच्छा, जब फर्स्ट वाली क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। अगर फर्स्ट वाली ट्रू हो जाए तो क्या मुझे इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत है? नहीं है सर सर। फिर नहीं। नहीं है। इसका मतलब है प्रॉब्लम हमारी ऐसी आ गई है कि अगर लोअर बाउंड फॉल्स हो जाए तो अपर बाउंड देखने की जरूरत है। क्या करूं मैं इस काम को चलाने के लिए? सर एल्स इफ यूज कर लें। नहीं, एल्स इफ का तो कॉन्सेप्ट अलग है ना, उस पे नहीं अभी हमने जाना, हमें इसमें कोई सोल्यूशन ढूंढना है। अगर मैं सर आपको अभी एक सिनेरियो चला के दिखाता हूँ, ये देखिए। पहला सिनेरियो ट्रू होता है ना तो नीचे वाला कोई मसला, ओ सैलरी सॉरी 36। तो आप देखें इसमें मसला नहीं आ रहा हमें। ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, पहली कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, दूसरे इफ पे उसको जंप करवा लेता हूँ तो मेरा कोड ठीक चल जाता है। लेकिन जैसे ही मैं पहली कंडीशन फॉल्स करवाता हूँ ना तो इस पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं एक गड़बड़ करता हूँ, मैं कहता हूँ 55, हाँ जी ये देखें जी मैंने किया -99, मेरे कोड ने कहा, लेकिन मेरे कोड ने ना सैलरी भी कैलकुलेट की है साथ, देख रहे हैं सैलरी पर डे भी लिखा आ गया। और एक गड़बड़ और भी, जब मैं 0 एंटर करता हूँ कोड क्रैश कर जाता है। क्या करें? सर जी सर एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो हमने इफ लगाया है उसके अंदर ही दूसरा इफ कर दें, मतलब कि उसके स्कोप के अंदर। जबरदस्त,
कैसे करते हैं? कौन सी if? इस इफ को उठा के ले जाऊं? सर ये स्कोप मतलब ये जो इसकी पैरेंथेसिस है इसके अंदर ही सर कहीं एडजस्ट। आप कुछ ऐसा करवाना चाह रहे हैं ना मेरे से, कुछ ऐसा? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताएं जरा, इस कोड को चलाएं, क्या होगा? लेट से मैं 0 देता हूँ, 0 इज लेस देन 1, तो लोअर बाउंड से मैं जो हूँ वो प्रिंट कर दूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा 0 इज ग्रेटर देन 31, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू दी 36, 36 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स हुई और नीचे आके सैलरी कैलकुलेट हो गई, तो अपर बाउंड मेरा मिस हो गया। ये गलत है फिर। सर हम 2 बार एल्स लिख सकते हैं? नहीं बेटा, हर इफ का ना एक एल्स होता है। अगर आपने जो नहीं बच्चे नहीं, 2 आप इफ, मतलब दो मैं इफ आपसे कह दो रहा हूँ। एल्स नहीं, वो कुछ इस तरह होगा, फिर ए एल्स कुछ यहाँ करवाएं, फिर नीचे इफ चेक करें, इस तरह आप कर सकते हैं। यस, यू कैन डू मैं लाइक यही दिस। कह रहा हूँ, 2 एल्स इस तरह लिख। जी जी, यहाँ आप कुछ कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क वाला जो है, अरे जो बच्चे, आपने नया एलसीबी बनाया था, हाँ जी हाँ जी, पहले इस ब्लॉक के नीचे जो एल्स हमने शुरू किया था उसके अंदर हम नहीं चेक कर सकते अगर वो 31 से ऊपर कैसे करना चाह रहे हैं? एक सेकंड। हाँ जी सर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं ना, हमें तो ये देखिए हम एल्स में है सिर्फ, तो अगर हम एल्स में सिर्फ लिखते हैं कि नंबर ऑफ डेज वर्क इन अ मंथ इज लेस देन 31, तो सी आउट करते हैं नॉट अ वैलिड। लेकिन फिर भी हमें कोई अपर बाउंड को तो चेक करना ही है ना, कभी ना कभी। दोबारा सोचता नहीं जनाब, लेट से हम, अब तो कोई गलती नहीं हुई, उसने बिल्कुल बात मान ली हमारी। दूसरा टेस्ट केस रन करते हैं। बात मान ली उसने हमारी, तो क्या हुआ? तो बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने क्या काम किया? सर आपने पहले कंडीशन लगाई लोअर की, उसके बाद आप बिल्कुल। एल्स में आ गए, उसके अंदर फिर दोबारा आपने चेक किया कि वो ग्रेटर ना हो उससे 31 से। क्या फिर हमारा फ्लो क्या हमारा फ्लो चार्ट जो था वो यही नहीं कह रहा था? यस सर ऐसे। तो इससे लेट मी जूम इन, थोड़ा सा मैं जूम इन कर सकूं ये। तो इससे क्या मुराद है कि हम कोई भी दुनिया का फ्लो चार्ट बनाएं, हम उसको C++ के कोड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ और बताएं, अगर मैंने इसी प्रोग्राम को 15 या 12 बंदों के लिए करना था, तो हमें क्या करना पड़ा था? सर हम इसी आइटरेशंस तरह करनी सर पड़ेगी। काउंट बनाना आइट्रेशंस लूप कर लगाना पड़ेगा सर। नहीं, वो तो अभी पढ़ा नहीं है ना सर, का मतलब ये है कि इसी तरह एल्स लगा के उसके अंदर दोबारा नहीं, चेक करते जाते हैं नहीं, मजीद एल्स। हमने हमने जनाब आइट्रेशंस वाला काम तो किया था। सर वो भाई लूप की बात कर रहे हैं। जी आइटरेशन जी, मैं बोल वही रहा कह रहा हूँ कि उन्होंने जो आइट्रेशन का कीवर्ड यूज़ किया है, कि हमने आइट्रेशंस तो की थी। ये देखें, मतलब हमने कहा था कि हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा जो कि हमें काउंटिंग कर सके, और कोई ऐसा मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगा जो हमें उसे बार बार आइटरेट करवा सके। ये हमने आज नहीं करना, अभी हमने इस मसले का सलूशन तो निकाल लिया, नंबर 2 और नंबर 3 हमने रिजॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। नंबर 1 हमने अभी नहीं रिजॉल्व करना, नंबर 1 हम आहिस्ता आहिस्ता जब आगे एक्सटेंड करेंगे तब हम करेंगे। एक और भी इस प्रोग्राम में इशू है, वो क्या है? इशू नंबर 4,
नंबर 4 के इस प्रोग्राम में सैलरी 0 लिख देगा। सैलरी 0 लिखेगा तो वो 0 हो जाएगी, वो तो कोई इशू नहीं है। सैलरी में ही इशू है, लेकिन क्या इशू है? सर वो अगर बहुत बड़ी लिख दे, मतलब ये वो ऐसा को होता है सर? हाँ, अगर वो क्या करे, बहुत सर ज्यादा वो बड़ी लिख देता है, मतलब लार्ज सैलरी लिख दे वो। क्योंकि सर इंटीजर डाटा टाइप की भी कोई सर लिमिट होती होगी सर, खास लिमिट तक स्टोर करता होगा लेट्स नंबर। से मैं कहता हूँ कि वेरी लार्ज सैलरी लिख दी, इशू आ गया। वो 2 इशू क्यों आया? लेट्स से मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए सादी सी एग्जांपल सेट करता हूँ कि मैंने क्या किया। ये कितना आसान है ये नंबर पढ़ना आप लोगों के लिए। इट इज मच डिफिकल्ट टू रीड, ऐसी है। लेकिन अगर मैं एक्सेल की तरह हंड्रेड्स, इसी तरह अगर ये टेंस हो जाएं, तो इस तरह कॉमे ऐड करके लिखूं या कुछ ऐसी रेंज लिखूं जो इजीली रीडेबल हो, तो ये इशू तो समझ आ के अगर वो बड़ी सैलरी लिख देता है, दिस इज फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो इशू 5 क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव साइड में ले जाता है। नेगेटिव साइड में वो हमें ले जाता है। तो इससे मुराद है कि अब हमें जनाब यूज़र को रोकना है कि बहुत बड़ी सैलरी भी ना चली जाए और वो कहीं नेगेटिव सैलरी में भी ना चला जाए। तो नेगेटिव सैलरी को तो रोकने का बड़ा आसान तरीका है, वो हम कह देते हैं रेंज 1 होगी, ठीक है ना। अपर सैलरी को उसे कैसे रोका जाए? एनीवन जी, अपर सैलरी को कैसे रोका जाए? सर वैसे ही जैसे हमने उसको अपर डेज देने से रोका था। नहीं, वो तो इफ कंडीशन है ना, उसमें तो डेज 31 डिसाइड हो गए थे। सैलरी की लिमिट कैसे डिसाइड करूं मैं? सर हम कह सकते हैं कि सैलरी मस्ट बी 6 डिजिट्स और 7 डिजिट्स। तो ये प्रोग्राम तो सिर्फ उतने लोग कैटर कर सकेगा जिनकी 6 डिजिट सैलरी होगी। फिर तो आपकी रेंज हो जाएगी 1 2 4 5 6, यहाँ से रेंज स्टार्ट होगी। नहीं सर, मेरा मतलब है सर उसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो इतनी लगा दें, 6 डिजिट 7 डिजिट, इससे ज़्यादा ना हो। डाटा टाइप लिमिट ना दे दें उसे। सर ये डेटा टाइप लिमिट के बारे में जैसे बता दें पहले। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो इंटीजर टाइप है जी वो सर। मैक्सिमम इतनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, ठीक हो गया। तो वाई नॉट हम उतनी ही लिमिट उस पर इम्पोज कर दें। हम रेंज का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ से शुरू हो यहाँ चली जाए। तो आए अब हम ज़रा एक नज़र दौड़ाते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप ना कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। जो सब में सेम है, बट कैन यू रीड आउट दिस नंबर? हम इसको उठा के अपने उस टूल में ले जाते हैं और जूम करते हैं थोड़ा सा। जी जनाब, कोई बच्चा इसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो ये तकरीबन 21 करोड़ 47 लाख से तकरीबन 2 अरब 14 लाख 14 करोड़ 74 लाख 83,647 तक की जो वैल्यू है डाटा टाइप की वो स्टोर कर सकता है। तो सर इस इसमें तरह से दो चीज़ें सर अजीब हैं। क्या? एक तो सर क्या कहते हैं, कोई ख़ास नंबर है, मतलब कि ऐसे भी नहीं है कोई मैक्सिमम जैसे कि 999 होता है और मिनिमम इस तरह करके। और सर हाँ, ये देखें जो सर मिनिमम है उसका सर 48 आ रहा है लास्ट में और इसका 47 आ रहा है मैक्सिमम में, एक का जो डिफरेंस है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो उसकी रेंजेस है ना। लेट्स से मैं कहता हूँ
कि मेरी रेंज है कि जनाब मैं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है नहीं जी मैं सुबह 7 से रात 8 काम कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है नहीं जी मैं तो सुबह 11 बजे उठता हूँ और फिर 5 बजे मुझे दोबारा रेस्ट चाहिए। तो रेंजेस वेरी करती हैं। तो इसकी रेंज नंबर ऑफ बाइट्स के अंदर वेरी करती है कि आप इतने नंबर ऑफ बाइट्स का जो डाटा है ना वो सेव कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो आपका इंटीजर डाटा टाइप होती है डेट इज 4 बाइट। क्या अगर आप यहाँ पढ़ें तो मेमोरी के अंदर आप 4 बाइट्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं और 4 बाइट्स जो हैं वो इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि किस तरह हम जो है वो एक्चुअली। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे एक और इफ कंडीशंस पहले लगानी पड़ जाएंगी। वो इफ कंडीशंस हम लगाएंगे और हम कहेंगे ओके अगर सैलरी लेस देन 1 है तो उसको रोक दो कि भाई नेगेटिव सैलरी या नेगेटिव लेस देन 0 है। एक्चुअली 0 पे तो हम कह रहे हैं सैलरी 0 ही है, लेकिन लेस देन 0 है तो हम उसे कहेंगे कि जनाब ये आपने गलत सैलरी एंटर कर दी, नेगेटिव सैलरी इज नॉट अलाउड। जहाँ इतनी बड़ी लिमिट से बड़ी वैल्यू दे रहा है तो हम उसे कह देंगे कि जनाब ये कोई आपका कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, इंटीजर डाटा टाइप इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकता। अच्छा अब मैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। ये तो केस है डिवीजन का, ठीक है, ये केस कौन सा है, डिवीजन का। अगर यहाँ पे कुछ ना किया जाए सिर्फ मल्टीप्लाई लगा दिया जाए तो क्या होगा? सर फिर हमें पर डे सैलरी का पता नहीं चलेगा। तो वो ऐड नहीं कर देगा सैलरी पर मंथ को, वो मल्टीप्लाई कर देगा नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। मैंने कहा मल्टीप्लाई किया, जो भी वैल्यू बनी वो हमने ना ऐसे स्टोर कर लेनी है कहीं पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर और एडिशन के केस के अंदर, लेट्स से एडिशन का केस, वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। यस सर, ये हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात करें, अभी नेगेटिव पे नहीं हमने जाना, ठीक है। डिवीजन और माइनस के केस में क्या होता है, आपके पास वैल्यू हमेशा छोटी हो रही होती है, ऐसे ही। तो मुझे बताएं अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं जो इस डाटा टाइप से एक्सीड कर जाए। हो सकता है सर। लेट्स से मैं कहता हूं कि जी मैंने ऐड करना है 2147483647 को ऐड करना है 2147483647 में। तो डेफिनेट बात है इसका आंसर एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी, या और क्लियर करने के लिए 9, एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो उस लिमिट से एक्सीड कर जाती है। तो दैट इज व्हाई C++ हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स फॉर डिफरेंट वर्क। ठीक हो गया। लेट्स से कि अगर मैंने पॉइंट्स के अंदर कुछ काम करने हैं, जैसे कि काइंडली माइक जरा ऑफ कर लें ताकि मैं डिस्क्राइब कर सकूं। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कहना है कि अगर मैंने पॉइंट्स के साथ कुछ काम करना है तो माय डाटा टाइप शुड बी फ्लोट या डबल। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने ह्यूज डाटा सेट के ऊपर काम करना है या डाटा टाइप की लिमिट ह्यूज हो सकती है, तो C++ सपोर्ट विद द डाटा टाइप लॉन्ग। तो इस तरह से डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर हम डिफरेंट्स जो है एक्सपेरिमेंट्स है ना वो करके देखेंगे बारी बारी हर क्लास के अंदर, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ना एक्चुअल में ये इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक सादा से प्रोग्राम से स्टार्ट किया था, फिर हमने कहा जी इशू रेस करें इन प्रोग्राम के अंदर। आप लोगों ने बारी बारी इशू रेस करना शुरू किए। हमें पता लगा ओहो नंबर, अगर हम जनवरी के लिए काम करें फिर तो हमें लोअर अपर बाउंड भी सेट करनी पड़नी है। फिर हमें पता लगा ओहो सैलरी भी कहीं नेगेटिव ना हो जाए। फिर हमें पता लगा कहीं बहुत बड़ी सैलरी भी जो है वो ना आ जाए। तो हमने उनसे लिए चीज़ों को जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिमिट करना शुरू कर दिया। और यूज़र को जो है वो विजुअल ग्राफ से उठाकर हमने कहाँ इम्पोज कर दिया, C++ के कोड के अंदर इम्पोज कर दिया, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली चल सकें। जी जुहेब, आपका कोई क्वेश्चन है?
सर मैंने वो पूछना था, जैसे हम रेंज सेट कर रहे हैं, अब इंट जी की तो एक रेंज है जो आपने बताई थी कि इससे जी ज्यादा ये अपने अंदर जी वैल्यूज एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो सर ऐसा नहीं होगा कि अगर हम सैलरी इंट की बसात से ज्यादा नहीं तो वो खुद ब खुद एरर कर दे? जी जी, वो जब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे ना तो वो खुद गलत वैल्यू अपडेट कर देता है, वो रोकता नहीं है, वो राउंड ऑफ करके दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए हमें उसे बाउंड करना पड़ता है। जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि हम मैसेज दे देंगे तो यूज़र ऑटोमेटिकली चीज़ें रोक लेगा, तो इस तरह हम कंसीडर तो कर सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं है कि वो करे। तो इसलिए फिर हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि जनाब हम इसके ऊपर चेक इम्पोज कर देंगे ताकि चीज़ें जो है ना वो ठीक चल सके। जी आतिफ, आपका क्वेश्चन। सर जो हमने इधर इश्यूज वगैरह लिखे हैं जी फॉर्मेट के अंदर, तो जी ये लिखने लाजमी होते हैं? नहीं बेटा, ये तो चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कल अगर आप ये वीडियो दोबारा देखते हैं तो आपको एक्चुअली पता हो कि चीज़ें क्या रेज हुई हैं। वरना कमेंट जो होते हैं वो आम तौर पे छोटी मोटी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए जी, मुझे लेट मी क्विकली कॉल अटेंडेंस जो बच्चे एब्सेंट थे, ताकि अगर सर कोई आए तो बता दें। एक सेकंड बच्चे सर सिर्फ। अब्दुल दाइम नहीं आए, अफान अरशद नहीं है, हाशिर अहमद, हसन अकबर, कासिम अकबर, अली रजा, प्रेजेंट। देन हाशिम जावेद, मोहम्मद अहमद ज़िया, प्रेजेंट सर। फिरोज खान, उमैर नदीम, मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा खान, रिमशा अमजद, वलीद अहमद वहीद, प्रेजेंट सर, वलीद अहमद प्रेजेंट। एंड देन हिजर इकबाल। प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला 08। फिर हो सकता है आपकी ना किसी ने प्रॉक्सी बोल दी हो, मैं तो यही कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आप प्रेजेंट आ रहे हैं। अच्छा जनाब, इससे तो थोड़ा बहुत आपको सी प्लस प्लस में सी इन सी आउट का आइडिया हुआ होगा आज की लेक्चर से। देन किस तरह से आप कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टारगेट होगा वो होगा कि भाई जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो एक्चुअली मेमोरी में इनके साथ क्या हो रहा होता है और ये किस तरह से मेमोरी पे मैप किए जाते हैं, किस तरह से इनमें वैल्यूज़ जो है ना वो स्टोर की जाती हैं। ये होगा हमारा मेजर टारगेट। और एक आधी छोटी प्रॉब्लम जो है वो हम मज़ीद सॉल्व करेंगे ताकि जब मंडे को आपका या ट्यूसडे की नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज़ हो तो आपको चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आती हों। अगेन ट्यूसडे की जो हमारी नेक्स्ट क्लास में उसके में आपका फर्स्ट ग्रेडेड क्विज़ होगा और नेक्स्ट वीक में जो आपकी पहली लैब होगी वो आपकी ग्रेडेड लैब होगी। इस वीक के एंड पे आपको एक असाइनमेंट आ जाएगी, उस असाइनमेंट को जो है आपने वो सॉल्व करके सबमिट कराना होगा। मेक श्योर प्लेजरिज्म कोई बच्चा ना करे। सर काइंडली इसको कोर्स मटेरियल में ट्रांसफर कर दें। जी जी, ये मैं अपलोड करने लगा हूँ, मैं अभी करने लगा हूँ आपको। सर जी सर एक्टिविटी के मार्क्स नहीं लगे हुए मेरे। बच्चे, आप कॉल ना ड्रॉप करके जाइएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी देख लेता हूँ। सर काइंडली ना रिकॉर्डिंग एंड कर दीजिएगा। लास्ट टाइम भी ऐसे वो 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू रही थी। बेटा वो जब कोई बच्चा क्लास सारे लीव जब तक नहीं करेंगे ना तब तक ये रिकॉर्डिंग चलती रहती है। यस सर, आप पहले एंड कर देना तो जो लीव नहीं भी करेगा ना फिर भी हमें शो हो जाएगी ऐसे। चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी।